मेव जाने अपनी सी टेव, ये भरतपुर में कहावत है कि जो जैसा करता है उसको वैसा लगता है। क्योंकि आदरणीय गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस के विधायकों ने जनता के टैक्स के पैसे को ऐसो आराम में उड़ाया। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत आए प्रस्तावों पर काम चालू नहीं हो गया हो और उनको जमीनों का अलॉटमेंट हो गया। उन्होंने अपनी कंपनियां लगाना चालू कर दी और जो जिसने कहा उस पर उसने काम चालू कर दिया। तो 6 करोड़ की जो स्याही आई थी सूख रही है, कब तक लग जाएगी अंगूठों के अंदर, क्या लगता है आपको? देखो, ना तो मैंने वो स्याही देखी और किसने खरीदी वो भी मुझे नहीं पता। अब भी अगर वो ये बात कहते हैं तो राजस्थान की गलियों में, गांव की गलियों में, शहर की गलियों में निकल जाना चाहिए और चिल्ला के पूछना चाहिए कौन कौन लोग हैं जो बजल्ला सरकार में सरकारी नौकरी लगे हैं। नमस्कार, द चाणक्य टीवी राजस्थान में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अश्विनी शर्मा। 2.5 साल भाजपा को होने का है, जहाँ कांग्रेस ये बार बार आरोप लगा रही है कि भाजपा के 2.5 साल, हमारे 1 साल। भाई भाजपा कहती है कि हमारे 2 साल, कांग्रेस के 5 साल। उसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नितिन कटारा जी है। क्या कहना चाहोगे? कांग्रेस आरोप लगा रही है, कितने तथ्य सही हैं? देखो, भाजपा के 2 साल, कांग्रेस के 5 साल, ये सच्चाई है और राजस्थान भी इस सच्चाई को मान चुका है। क्यों मान चुका है? कि लोकतंत्र का राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर है विधानसभा। किसान के बेटे, गांव के बेटे सीएम भजनलाल शर्मा ने जब डंके की चोट पे कहा कि मैं ये प्रपत्र रख रहा हूं, मैंने 2 साल में जो काम किए हैं वो कांग्रेस गहलोत के नेतृत्व में 5 साल में नहीं कर पाई। इस पे आ जाइए, हम डिबेट कर लेते हैं। तो आप देखिए, कांग्रेस के नेता एक एक करके वहां से निकल गए। जो गहलोत जी गाड़ी पर चढ़कर रोज बड़े बड़े बयान देते हैं, वो सदन के सदस्य होने के बाद भी इस सच्चाई से टकराने के लिए नहीं आए। तो आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान में 2 साल में जो काम हुए हैं वो गहलोत सरकार 5 साल में नहीं कर पाई। क्योंकि किसान के बेटे, गांव के बेटे सीएम भजनलाल शर्मा ने शपथ लेते ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को लगातार आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने शपथ के समय ही कहा था कि मैं युवाओं के सपनों को बेचने वालों को जेल के अंदर डालूंगा और साथ ही युवाओं के भविष्य को संवारने का काम करूंगा। आप देखिए, एसआईटी का गठन किया, 300 से ज्यादा पेपर चोरों को, पेपर माफियाओं को, युवाओं के सपनों को सौदा करने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। उसके साथ ही लगभग 1.25 लाख के आसपास सरकारी नौकरियां दी, लगभग 1.25 लाख के आसपास ही सरकारी नौकरियां प्रक्रियाधीन है और 1 लाख से अधिक नौकरियों का कैलेंडर हम जारी कर चुके हैं। आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने कहा था कि मैं 5 सालों में 4 लाख सरकारी नौकरी और 6 लाख निजी क्षेत्र में रोजगार दूंगा। भजनलाल शर्मा जी जो कहते हैं वो करते हैं। आप देखेंगे, राजस्थान में हमने सम्मान निधि बढ़ाने की बात की थी, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में यह बात थी। 6,000 आदरणीय मोदी जी के यहां से और 3,000 चरणबद्ध रूप से भजनलाल सरकार किसान के सम्मान में दे रही है। क्योंकि भजनलाल शर्मा जी गांव से आते हैं, किसान की तकलीफ को समझते हैं। उन्होंने वह जीवन जिया है कि सिंचाई के लिए जब लाइट रात में आती है तो किसान को अपनी नींद तोड़कर भागना पड़ता है, अंधेरे में जाना पड़ता है। वहां बहुत सारे सांप, बिच्छू, ऐसे हानिकारक जीव जंतु होते हैं जो किसान को चोट पहुंचा देते हैं। इसके लिए उन्होंने संकल्प लिया कि किसान को दिन में बिजली देने का काम भजनलाल सरकार करेगी। आधे से ज्यादा जिलों में आज दिन में सिंचाई के लिए बिजली दी जा रही है। क्योंकि हम राजस्थान के विकास के लिए काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की समृद्धि के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए काम करती है, लेकिन विकास के बल पर। इसलिए भजनलाल शर्मा जी ने पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान का आयोजन करवाया, जो सरकारें ज्यादातर दिखाने के लिए अपने अंतिम वर्षों में कराती हैं। राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू हुए। हम वहीं तक नहीं रुके कि एमओयू हो गए, भव्य आयोजन हो गया। भजनलाल जी ने धरातल पे काम किया।
प्रोत्साहन नीति बनाई, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस जो फाइलों में दबा हुआ पड़ा था, जो एक उद्योगों के लिए पहेली बन गया था, उनको फाइलों से निकाला और निवेश से संबंधित विभागों के रिसेप्शन पर उसको ला के रखा कि आप रोजगार देने वाले उन निवेशकों और उद्योगपतियों का स्वागत कीजिए जो राजस्थान के युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, यहाँ के युवाओं के सशक्तिकरण का काम करेंगे। आपने राइजिंग राजस्थान का जिक्र किया, लेकिन कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि राइजिंग राजस्थान पूरी तरह फ्लॉप हुआ और कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी होटलों में स्कॉच पी गई। मेव जाने अपनी सी टेव, ये भरतपुर में कहावत है कि जो जैसा करता है उसको वैसा लगता है। क्योंकि आदरणीय गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस के विधायकों ने पूरे शासनकाल में स्विमिंग पूल पर लेटे हुए, जो आप कह रहे हैं, मैं अपने मुंह से उन चीजों का नाम लेता नहीं हूं, उनका सेवन किया और जनता के टैक्स के पैसे को ऐसो आराम में उड़ाया। इनका तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री, जैसा कि गहलोत जी कहते हैं, कहीं और प्रदेश की होटलों में वो पैसा खर्च कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खुले में काम करता है, धरातल पे काम करता है। अजय भजनलाल जी ने छाती ठोक के काम किया और आप सब उसमें शामिल हुए। हमने उस राइजिंग राजस्थान के प्रस्तावों को जमीन पर लाने का काम किया और ये पहली ऐसी सरकार है जिसने 9 लाख करोड़ के एमओयू को धरातल पर लाने का काम कर दिया है पिछले 2 साल में। अलवर, भिवाड़ी, खैरथल, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत आए प्रस्तावों पर काम चालू नहीं हो गया हो और उनको जमीनों का अलॉटमेंट हो गया, उन्होंने अपनी कंपनियां लगाना चालू कर दी और जो जिसने कहा उस पर उसने काम चालू कर दिया। आप देखेंगे कि अभी कैबिनेट की बैठक में हम और आगे बढ़े हैं। हमने नई औद्योगिक नीति लाई है, डाटा सेंटर के लिए बात हम कर रहे हैं, हम सेमीकंडक्टर चिप पर काम कर रहे हैं। एआई पे आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का पूरा फोकस है। राजस्थान के युवाओं को किस किस क्षेत्र में रोजगार मिल सकता है, सशक्तिकरण हो सकता है। रोजगार पाना ही नहीं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं रोजगार देने वाले राजस्थान के युवा बने, इस क्षेत्र में हम काम करेंगे। आपने रोजगार की बात करी, कांग्रेस ऐसा कहती है कि रोजगार से कहां से देगी, जब वैकेंसी आएगी जब तो पेपर आउट होंगे। अब भी अगर वो ये बात करते हैं तो राजस्थान की गलियों में, गांव की गलियों में, शहर की गलियों में निकल जाना चाहिए और चिल्ला के पूछना चाहिए कौन कौन लोग हैं जो भजनलाल सरकार में सरकारी नौकरी लगे हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि हर 8वें 10वें घर में आपको आदमी चिल्ला कहेगा हाँ मैं हूं जिन्होंने भजनलाल सरकार में नौकरी पाई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ग्राम विकास चौपाल के माध्यम से घर घर जा रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? छाती ठोके, क्योंकि उन्होंने काम किया है। और जब गांव में वो बैठते हैं और पूछते हैं भाई बताइए इन 2 सालों में कौन कौन सरकारी नौकरी लगा है, तो मेरी बहनें और मेरे भाई खड़े होते हैं और गर्व से कहते हैं कि हाँ हम नौकरी लगे। तो माताएं बहनें उनको आशीर्वाद देती हैं। तो कांग्रेस इस झूठ को ना फैलाए, लोगों को ना बरगलाए, क्योंकि जिसके घर में नौकरी मिली है वो तो 100 परिवारों में कहता ही है ना मेरा बेटा सरकारी नौकरी लगा है। अरे जब सरकारी नौकरी लगती है गांव के गांव को पता लग जाता है भैया सरकारी नौकरी लगी है। क्या गहलोत साहब आपका कोई कार्यकर्ता किसी गांव में नहीं रहता? क्या पूछ लीजिए उसको। मैं कहता हूं तथ्यों के साथ बात करते। हमने तो कहा था ना प्रतिवेदन हम रखते हैं ना, विधानसभा में कीजिए ना। झूठ बोल रहे हैं तो निकालिए आप अपने आंकड़े। हमने तो विधानसभा में डिबेट की बात की थी। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी लगातार युवाओं के सशक्तिकरण का काम कर रही है, विकास का काम कर रही है। नरेंद्र जी, निकाय और पंचायत चुनाव कब तक हो जाएंगे? लंबा समय होने का, तारीख पे तारीख, अब कब हो जाएगा, क्या लगता है आपको? आप देखिए एक चीज समझिए, आदरणीय न्यायालय ने कहा है और हमको करना है। क्यों करना है? क्योंकि हम चाहते हैं कि जनता का प्रतिनिधित्व हमेशा विकास के कार्यों में बना रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उन विचारों पर काम करती है कि अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति, निर्बल व्यक्ति जो अपनी बात कहना चाहता है, जो अपना हक लेना चाहता है, लेकिन उसको वो कहने की ताकत नहीं, उसको ताकत देने का काम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता करते हैं। ओबीसी बहुत बड़ा वर्ग है,
और जब लगभग 3000 सरपंच उस वर्ग से चुने जाएं तो कैसे भारतीय जनता पार्टी उस वर्ग को अछूता छोड़ सकती है? भारतीय जनता पार्टी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पे काम करती है, जो देश के लिए काम करती है, हर वर्ग के लिए काम करती है, वह ऐसा काम नहीं कर सकती किसी वर्ग को अछूता छोड़ दे। गहलोत जी ने जो काम किया उनके सामने ये बात आ गई थी, लेकिन वह अपने वर्ग के साथ अन्याय करके निकल गए और आज भी वो उसी कोशिश में कि ओबीसी वर्ग आगे ना बढ़े, लेकिन भजन लाल जी ओबीसी वर्ग को अपने साथ लेके चलेंगे, मुख्य धारा में लेके चलेंगे। और आपने बात पूछी चुनाव की, चुनाव कब होगा, तो आप एक, मेरी और आपकी चर्चा है, आप एक दृश्य सोचिए कि एक व्यक्ति जा रहा है, उसको 3 मशीन मिल रही हैं, यहाँ सरपंच का डालना है, यहाँ डायरेक्टर का डालना है, यहाँ जिला परिषद का डालना है, और उसी समय एक व्यक्ति यहाँ शहरी निकायों के चुनाव में डाल रहा हो। कितना तो पैसा बचेगा, कितना समय बचेगा, वोटिंग बढ़ेगी, जनता का विश्वास लोकतंत्र में और जनप्रतिनिधि बढ़ेगा, क्योंकि जहां 50% लोग वोटिंग करते हैं वहां 80% लोग वोटिंग करेंगे अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए। खर्चा 30 से 35% रह जाएगा। दोहरी मतदाता सूचियों का भी आकलन हो जाएगा कि जो शहर में डाल रहा है, गांव में डाल रहा है, वो गांव में डालेगा या शहर में डालेगा। अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, अपना विकास कराएंगे और हक से कहेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय न्यायालय के निर्देश अनुसार बहुत जल्द ही चुनाव होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भजनलाल सरकार हर उस वर्ग को साथ लेकर, जिसमें ओबीसी है और अन्य कोई वर्ग है, इसके साथ ही एक चुनाव में सकारात्मक सुधार करते हुए एक राष्ट्र एक चुनाव की शुरुआत भी हम चाहेंगे कि राजस्थान से हो। वो 6 करोड़ की जो स्याही आई थी सूख रही है, कब तक लग जाएगी अंगूठों के अंदर, क्या लगता है आपको? देखो, कोई समय? देखो, ना तो मैंने वो स्याही देखी और किसने खरीदी वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपके चैनल से एक बात जरूर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इतने पैसे की स्याही अगर कहीं बाहर से आती है, जैसा कि आपने बताया था पिछली बार भी कि कहीं बाहर से आती है, तो आप कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढिए जो राजस्थान में ये स्याही बनाता हो, तो हम जब चुनाव कराएं तो स्याही उससे लें, घर का पैसा घर में रहे और स्याही बेकार ना जाए। मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक हो जाएगा? लंबा समय हो गया, अब होगा, कब तक हो जाएगा नरेंद्र जी? देखो, सच्चाई तो यह है कि हम लोग काम में सब इतने व्यस्त रहते हैं, चाहे हमारी सरकार हो चाहे संगठन हो। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्षण भर भी विश्राम नहीं करता। हम लगातार उन नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते रहते हैं जिनसे उनका जीवन सुधरता है। हम लगातार राष्ट्र के लिए लड़ते रहते हैं जिससे कि हमारा सशक्त अखंड भारत और मजबूती के साथ आगे बढ़े। तो ये सब विशेष अधिकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हैं, वो चाहे जब कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से सरकार चल रही है, मंत्रिमंडल विस्तार उसमें कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हम लोग विचारधारा के लिए काम करते हैं। कौन व्यक्ति क्या कर रहा है वो मायने नहीं रखता, विचार के लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा वो मायने रखता है। आपने कही हमें समय नहीं मिलता, भजनलाल जी कितने घंटे काम करते हैं 24 घंटे में? देखो, शरीर जितनी हिम्मत दे देता है, जब तक शरीर ये ना कह दे कि मैं टूट गया हूं, अब बस कर। फिर भी तो कितने घंटे लगते हैं आपको? मैं ये नहीं बता सकता कितने घंटे कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनको 1:30 बजे भी फ़ोन किया है, तो सुबह 6:30 बजे भी फ़ोन किया है। अब आप लगा लीजिए, उन्होंने फ़ोन रिसीव किया है। तो कार्यकर्ता के लिए और जनता के लिए कहीं कोई पाबंदी नहीं है, वो हमेशा इस प्रदेश की सेवा के लिए उपस्थित है। वो बहुत ही कर्मठ और संघर्षशील और जुझारू है। हमने उनको लंबे समय संगठन में देखा है, उनके साथ काम करने से बड़ा निखार आता है। इसलिए वो जितना भी उनमें ताकत है, जितने उसके शरीर में ताकत है उनके में, वो पूरा प्रयास करते हैं कि इस प्रदेश के लिए समर्पित भाव से दे दें। नरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे पंचायत राज चुनाव हो, ये भी जल्दी होंगे। और कहीं ना कहीं जो मंत्रिमंडल की बात कही हमने, तो वो भी साफ तौर पर कहा नरेंद्र जी का कि जैसे समय मिलता है मुख्यमंत्री जी को, इनका भी विस्तार हो जाएगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन हर्षवर्धन के साथ मैं सुनील शर्मा, जयपुर।